नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं बिहार के तमाम युवाओं के लिए और बिहार में काम करने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर। जी हाँ दोस्तों, आज बिहार के नौजवान जो नौकरी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार अब बिल्कुल समाप्त हो गया। जो पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाह रहे थे और जो राजकर्मी का दर्जा पाना चाह रहे थे, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती आयोग से होगी, नगर निकाय या पंचायत से अब नहीं होगी। ये सारे जो निकाय थे, उनका काम जो है वो अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब जो है ये सीधे भर्ती जो है आयोग के माध्यम से किया जाएगा और आयोग ही जो है इन सारे शिक्षकों का सिलेक्शन करेगा और बीपीएससी के माध्यम से इनकी परीक्षा होगी। अब आइए जानते हैं कि इसकी क्या क्या प्रक्रिया है। खबर सामने आ रही है कि जून के अंतिम सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। संभावना व्यक्त की जा रही है, अभी कंफर्म कोई डेट नहीं है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जून के अंतिम सप्ताह में जो है वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी में विज्ञापन के लिए तैयारी जारी है और नियोजित शिक्षक के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट करके बैठे हैं या सीटेट जिन्होंने फिलहाल पास कर लिया है, वो भी इसमें परीक्षा में के पात्र होंगे। सभी पदों के लिए निकाला जाएगा एक ही विज्ञापन। एक ही दिन प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों के लिए परीक्षा होगी। जी हाँ, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों के लिए परीक्षा जो है वो एक साथ होगी। वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, 1 से 5 यानी कि प्राइमरी, और वर्ग 6 से 8 प्रारंभिक मिडिल स्कूल, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, यानी 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 के लिए अलग, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए प्रश्न पत्र होगा वो अलग अलग होगा और सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। दूसरी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने प्रश्न हैं सभी को उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य होगा। आप अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दें। अगर कोई प्रश्न गलत हो भी जाता है तो उसमें कटने का, अंक को कटने का झंझट नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मई के पहले सप्ताह में बीपीएससी जारी कर सकता है सिलेबस। इसमें परीक्षा में सिलेबस क्या होगा, किस तरह का प्रश्न आने वाला है, प्रश्नों का प्रारूप क्या होगा, ये सारा सिलेबस जो है वो मई के पहले सप्ताह में आ जाएगा। 20 मई तक जारी हो सकता है परीक्षा का विज्ञापन, यानी कि सब काम जो है बिल्कुल फटाफट होने वाला है। 20 मई तक जारी हो सकता है परीक्षा का विज्ञापन। प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक कक्षा तक का अलग अलग जारी होगा मेरिट लिस्ट। प्रारंभिक का मेरिट लिस्ट जो है वो अलग होगा और माध्यमिक का जो मेरिट लिस्ट होगा वो अलग होगा। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग जो है सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करेगा कि सर्टिफिकेट कहीं से आप डाउनलोड करके या जैसे तैसे करके अन्य माध्यम से कोई शॉर्टकट तरीका अपना करके तो आपने सर्टिफिकेट नहीं बना लिया है। तो फिर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा और शिक्षा विभाग आयोग को अभी तक नहीं रिक्ति नहीं सौंपा है कि किस 1 to 5 के लिए कितनी रिक्ति है या और 6 to 8 के लिए कितनी रिक्ति है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए कितना रिक्ति है, अभी इसका नहीं सौंपा है। 25 अप्रैल तक आयोग जो है इसे हर हाल में मांगने के लिए दिया है कि आप हर हाल में हमें 25 अप्रैल तक टोटल जो रिक्ति है उसके संबंध में पूरी जानकारी हमें दीजिए। अब पुराने तरीके और नया तरीका के बीच में अंतर को समझ लेना एकदम नितांत आवश्यक है। पहले क्या होता था कि पंचायत, प्रखंड और नगर निकाय के माध्यम से और जिला परिषद के माध्यम से
नियुक्तियां होती थी, और अब जो है वो आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी। पहले जो था, जो पंचायत के जो टीचर थे वो उनका ट्रांसफ़र पंचायत में ही होना था, उसी पंचायत में आप ट्रांसफ़र ले सकते थे। उसी, अगर प्रखंड टीचर हैं तो उसी प्रखंड में आपका ट्रांसफ़र होता, या माध्यमिक हैं तो आपका जो माध्यमिक का जो विद्यालय है उसी में आपका ट्रांसफ़र होता। लेकिन अब जो है वो आयोग लेगा परीक्षा, और अब आप इसमें राज्यकर्मी का दर्जा होगा, इसमें शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, और ये अपने इच्छा के अनुसार किसी भी विद्यालय में, ज़िले के किसी भी या बाहर में भी, ज़िला के बाहर भी आप ट्रांसफ़र आसानी से ले सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कारण कि ये जिला कैडर के शिक्षक होंगे। ट्रांसफ़र और प्रमोशन की इसमें सुविधा मिलेगी। अब सीटें और नियुक्ति का पैमाना क्या है, नियुक्ति का जो होगा वो पैमाना क्या होगा, ये भी जान लेना नितांत आवश्यक है। बीटेट, सीटेट, एसटीईटी के रिजल्ट में मिले अंक के आधार पर 60% का वेटेज होगा। जैसा आपको अंक मिलेगा उसके हिसाब से 60% का 60% का आपको वेटेज मिलेगा। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण में जो योग्यता होगा, जैसे मैट्रिक से लेकर पीजी तक, और डीएलएड और बीएड का जो होगा नंबर, उसके हिसाब से 40% आपको इसका वेटेज मिलेगा। अंतिम दौर में संबंधित आयोग द्वारा विचार विमर्श करने के बाद वेटेज का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि अभी ये बिल्कुल तय नहीं है कि इसका पैमाना लास्ट में और क्या अपनाया जाएगा, लेकिन बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा। और अब एक बात और जान लेते हैं कि आखिर इस तरह का नई नियुक्ति के लिए नियमावली बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये यक्ष प्रश्न है कि आखिर जब सारा कुछ चल रहा था 2006 से लेकर अब तक, तो आखिर में ऐसी क्या बात हो गई कि सरकार को नई नियमावली लाना पड़ा। दरअसल क्या हुआ कि विभाग में कई तरह का, विभाग के ऊपर में या सिस्टम के ऊपर में या शिक्षकों के ऊपर में कई तरह के सवाल खड़ा किए जा रहे थे। परिणाम हुआ कि सरकार को एक ऐसी नीति लानी पड़ी कि जिसमें कि सरकार को भी फजीहत कम हो, शिक्षकों को भी परेशानी कम हो। इसके लिए नई नियमावली लाना पड़ा। उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरी जानकारी जो है बिल्कुल अधूरी रह जाएगी और इसका पूरा प्रारूप को हम बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। 2005 से 15 तक की बहाली में कई गड़बड़ियाँ हुई, बहुत गड़बड़ियाँ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बहुत गड़बड़ियाँ हुई। और अभी 80,000 से अधिक शिक्षकों का सर्टिफिकेट का जांच जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। सोच लीजिए कि 2005 से लेकर 15 तक इतनी गड़बड़ी हुई कि अभी तक 80,000 शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट है, फोल्डर फाइल है, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। अब वो फोल्डर फाइल कहाँ रखा हुआ है, अभी तक इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सरकार के तरफ से बार बार मांगा जा रहा है, लेकिन सिस्टम के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। परिणाम यह है कि समस्या जस की तस बना हुआ है। दूसरा हुआ कि नई नियमावली से अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों में त्वरित निष्पादन की सुविधा होगी, त्वरित निष्पादन में सहूलियत होगी। इसमें वेतन वृद्धि भी आसानी से होगा, प्रोन्नति भी आसानी से होगा, इसलिए यह नियमावली जरूरी था। तीसरी बात और जो महत्वपूर्ण बात है कि पुरानी नियमावली के कारण भिन्न भिन्न नियोजन इकाइयों में ट्रांसफ़र में कई तरह का दिक्कत था और कई तरह का समस्या आ रहा था, इसलिए भी सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी था। चौथी बात कि पुरानी नियमावली में मात्र वेतन निर्धारण का ही प्रावधान था। नई नियुक्ति में वेतन में निरंतरता रहेगा, लगातार वेतन वृद्धि का रहेगा और वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान होगा। पांचवी बात, शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पंचायती राज विभाग एवं नगर निकाय विभाग से को शिकायत करनी होती थी। इसमें कई पेज थे। अगर किसी शिक्षक पर किसी तरह का आरोप है और या किसी तरह का दिक्कत है तो विभाग जो है वो सीधे सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि
कोई नगर निकाय के टीचर हैं, कोई पंचायत के टीचर हैं, कोई प्रखंड के टीचर हैं, तो उसको उसके नियोजन इकाई में मामले को ट्रांसफ़र किया जाता था और कार्यवाही जो थी वो वहीं से होती थी। परिणाम ये था कि शिक्षा विभाग कई मामलों में हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाता था, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाती थी। शिक्षा विभाग की कार्यवाही के लिए शिक्षा विभाग पंचायत को और अन्य विभाग को दे देता था मामले को, और परिणाम होता था कि पंचायत सचिव है, चाहे मुखिया, चाहे और भी लोग प्रमुख लोग लोकल पॉलिटिक्स के दबाव में आकर के उस पर उचित कार्रवाई नहीं कर पाते थे। परिणाम ये होता था कि सिस्टम में सुधार नहीं हो पा रहा था। तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सिलेबस बहुत जल्द आने वाला है, परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको एक से एक नई जानकारी हम शेयर करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस तरह का और वीडियो की ज़रूरत है। निश्चित रूप से हम अपने स्तर से आपकी बातों को बिल्कुल आत्मसात करते हुए उस पर हम नया वीडियो और नई जानकारी शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। धन्यवाद।